अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। साथियों, आज का ये हमारा क्लास 17वां क्लास है और इस क्लास के साथ हम इस चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे जिसका नाम है ज़बान की तदरीस के मसाइल। आज हम जो 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो तीनों टॉपिक क्या क्या है? शुमूलियाती तालीम, सबसे पहले क्या है शुमूलियाती तालीम, फिर तकसीरी ज़हानत का नज़रिया जिसे बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। शुमूलियाती तालीम को क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा। क्या बोला जाता है? समावेशी शिक्षा। ज़बानें और दस्तूर हिंद, यानी दस्तूर हिंद में जो भारतीय संविधान है उसमें ज़बान के बारे में, भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आज हम इस क्लास के साथ बहुत ही अच्छे से इस क्लास को करेंगे और इसके साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो हमारा ये 6ठा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 7वां है, थोड़ा बहुत उसमें है जो बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ खास नहीं बचता है। तो 7वें चैप्टर के साथ हमारा तकरीबन 90% जो है सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा और 10% बल्कि 10% से कम सिलेबस बच जाएगा जिसे हम लोग आराम से कर लेंगे और बहुत ही आसान है, 2-3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों, अभी तक अगर आपने इन तमाम PDF को हासिल नहीं किया है या पेड ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं तो आप ज़रूर पेड ग्रुप में शामिल हो जाइएगा। उसके लिए आखिर में एक नंबर दिया जाएगा, उस पर राब्ता करके आप पेड ग्रुप में शामिल हो जाइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। वीडियो को आप लोग देखते हैं, क्लास करते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए, ये अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है शुमूलियाती तालीम। देखिए, चीज़ों को हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद हम पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। शुमूलियाती तालीम का क्या मतलब होता है? समावेशी शिक्षा, यानी ऐसी शिक्षा जिसमें हर तरह के बच्चे शामिल हो। शुमूलियाती का मतलब क्या होता है? शामिल होना। तो शुमूलियाती तालीम का मतलब है ऐसी तालीम जिसमें हर तरह के बच्चे शामिल हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हो या किसी भी तरह से माजूर बच्चे हो, उन तमाम को एक जगह शामिल करके अगर हम शिक्षा देते हैं तो उसी शिक्षा को क्या कहते हैं? शुमूलियाती तालीम या समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। जैसे कि आप देख रहे होंगे या आपने जब भी क्लास किया था तो हर क्लास में, ये नहीं कि सिर्फ छोटे क्लास की बात कर रहे हैं बल्कि बड़े क्लास में भी हर तरह के बच्चे होते हैं। कोई होते हैं नॉर्मल बच्चे हैं, हर तरह से नॉर्मल बच्चे, यानी वो किसी भी तरह से माजूर नहीं है। उसी क्लासरूम में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको देखने में परेशानी होती है, ठीक है, किसी को सुनने में परेशानी होती है, किसी को चलने में परेशानी होती है। तो ये सब क्या है? किसी न किसी उज्र से क्या है? माजूर है। तो इस तरह के बच्चे और साथ में नॉर्मल बच्चों का एक साथ क्लास करना क्या है? एक ही क्लास में क्या है? शिक्षा देना या तालीम देना ही शुमूलियाती तालीम कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई? फिर से मैं एक बार कह देता हूं कि एक ही क्लासरूम में हर तरह के बच्चे को शामिल करना ही इंक्लूसिव एजुकेशन है, जिसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसमें यह चीज लिखा है, शुमूलियाती तालीम एक ऐसा तसव्वुर तालीम है जो हुकूक इंसानी, अक़दार, अखलाकियात और उसूल मसावात पर कायम है। ठीक है, ये तसव्वुर तमाम तलबा को, चाहे वो नॉर्मल हो या माजूरियत से मुतासिर का मतलब है कि जैसे हमने आपको एक मिसाल दिया कि देखने, सुनने, चलने, इन तमाम चीज़ों से ये क्या है? माजूर है। इन तमाम बच्चों को, साथ में नॉर्मल बच्चों को भी तालीम देना क्या है? शुमूलियाती तालीम है। इनकी समाजी, माशी सतह, मजहब, ज़ात, जिन्स, ज़बान, सकाफत और नस्ल कोई भी हो, ठीक है, वो किसी भी समाज से आ रहे हो, किसी भी मजहब से आ रहे हो, किसी भी ज़ात से आ रहे हो, इसका क्या करना है? भेदभाव नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? सबको एक साथ शिक्षा देना है। बात समझ में आ गई? चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, वो हिंदी जानता हो या ना जानता हो, उर्दू जानता हो या ना जानता हो, अगर वो क्लासरूम में आ रहा है तो उनको भी उस माहौल में रखना है। बल्कि ऐसा ना हो कि उसके लिए अलग से क्लासरूम का इंतजाम करे, या 2 बच्चे हैं किसी भी तरह से मुख्तलिफ हैं तो उनके लिए अलग क्लासरूम का इंतजाम नहीं करना है, बल्कि सबके साथ ही शिक्षा देना है। और ऐसी शिक्षा को क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है या शुमूलियाती तालीम कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तमाम तलबा को बिला तफरीक एक साथ ही एक ही स्कूल में तालीम मिलनी चाहिए। ठीक है, ये तसव्वुर बच्चों के बजाय
तालीमी निज़ाम से ये तवक्का करता है कि अपने आप को बच्चों की ज़रूरियात और इनफरादियत के मुताबिक तब्दील करे। एक जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको कहा गया है कि वो क्या करे, बच्चों को ना बदले बल्कि खुद बदलने की कोशिश करे कि हम तमाम बच्चों को एक साथ कैसे तालीम दे सकते हैं। यही चीज़ कहा गया। इसी को एनसीएफ में भी कहा गया है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 का, उसमें भी कहा गया है कि खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों को दीगर बच्चों की तरह जमात में बराबरी का हक हासिल है। ठीक है, तो इसमें एनसीएफ में क्या दिया है कि अगर किसी भी तरह से बच्चे माजूर हैं या किसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं, किसी दूसरे कौम से आते हैं, दूसरी ज़बान जानने वाले आते हैं, दूसरे इलाके से आते हैं, उन सब को क्या है, एक नॉर्मल बच्चे के साथ ही तालीम देना है और ये उनका हक है। ठीक है, तलबा के दरमियान बाहमी फ़र्क नहीं होना चाहिए। तमाम तलबा को आमोदिश में मदद के वसीला के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तालीम में शमूलियत समाज में शमूलियत का एक अहम अंसर है, एक अहम हिस्सा है कि अगर हम तालीम में शमूलियत रखते हैं तो उससे समाज में भी बदलाव आएगा, समाज का नज़रिया भी बदलेगा। तो शमूलियाती तालीम उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हर तरह के बच्चे को बगैर किसी भेदभाव के एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। सिंपल से लफ्जों में यही कह सकते हैं कि हर तरह के बच्चे को बगैर किसी भेदभाव के एक ही क्लासरूम में पढ़ाना समावेशी शिक्षा है। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा, जो दूसरा टॉपिक है आज के क्लास का, तकसीरी जहानत का नजरिया। इसको कहते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। आप लोगों ने कमेंट किया कि सर उर्दू पढ़ाते हैं, हर चीज समझ में तो आता है लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी का भी इस्तेमाल कर लिया करें, इसलिए मैंने आज जो खास लफ्ज़ है उसका हिंदी भी सामने लिख लिया हूं ताकि आपको भी बाद में परेशानी ना हो जब आप नोट्स देखें और इस वक्त भी आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसे कहते हैं उसको हम देखते हैं। तकसीरी जहानत का नज़रिया यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस का नज़रिया किसने दिया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे गार्डनर। कौन थे? गार्डनर ने 1983 ईस्वी में पहली मर्तबा पेश किया। किसका? मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, इंटेलिजेंस यानी जहानत के बारे में बात करते हैं। मल्टीपल का मतलब आपको मालूम है कि मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ जहानत के बारे में बात करेंगे। तकसीरी जहानत कसीर से है। ठीक है, कसीर के बारे में आपको मालूम ही है, जब हम जू लिसानी और कसीर लिसानी पढ़ रहे थे तो आपको समझाया गया था कि जू का मतलब दो होता है, कसीर का मतलब क्या होता है, दो से ज्यादा। तो उसी से तकसीरी जहानत यानी मुख्तलिफ जहानत का नजरिया। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो ये चीज है। इसको सबसे पहले किसने दिया था? गार्डनर एक प्रोफेसर थे जो कहाँ थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे। और ये 1983 में सबसे पहले मर्तबा तकसीरी जहानत का यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस का लफ्ज का इस्तेमाल किया था, जिसमें जहानत की 7 किस्में बताई थी। उन्होंने ये कहा था, कब? 1983 में कहा था कि इंसान के अंदर 7 तरह की जहानत पाई जाती है, 7 तरह के इंटेलिजेंस पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर उन्होंने 1983 में ये चीज कहा था 7 जहानत के बारे में। ठीक है, उसके बाद 2000 ईस्वी में उन्होंने अपना तरमीम शुदा का मतलब होता है कि उन्होंने जो पहले बताया था या किसी चीज को अगर आप लिखते हैं बोलते हैं तो उसमें जब बदलाव लाते हैं तो बदलाव लाने को कहा जाता है तरमीम करना। ठीक है, तो तरमीम शुदा नजरिया जो उनका नजरिया था उसमें उन्होंने बदलाव लाया। इसमें उन्होंने अपनी इस जहानत का जो किस्म था वो 7 से इन्होंने क्या कर दिया? 9 कर दिया। ठीक है, ये कब? 1983 वाले में 7 था और 2000 में जो इन्होंने अपना नजरिया दिया उसमें 9 कर दिया। तो 7 से बढ़कर के 9 नजरिया हो गया। ये 2000 ईस्वी की बात है। ठीक है, इनके मुताबिक ज़बान में कुल 9 किस्म की जहानत पाई जाती है। ये तमाम जहानतें तमाम लोगों में बराबर मिकदार में नहीं होती है, बल्कि इनमें इनफरादी फ़र्क पाया जाता है। समझ में आ गया कि इंसान के अंदर 9 तरह की तो जहानत होती है, 9 तरह के इंटेलिजेंस तो होता है, लेकिन सब में क्या है, बराबर नहीं पाया जाता है, एक ही तरह का नहीं होता है, बल्कि फर्दन क्या होता है, ये बदलता रहता है, इसमें फ़र्क पाया जाता है। ठीक है, किसी का ज़्यादा होगा, किसी भी जहानत में किसी का ज़्यादा हो सकता है, दूसरे में कम हो सकता है, या पहले में कम हो दूसरे में ज़्यादा। 7 मतलब 9 जो जहानत है उसमें फ़र्क पाया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही बराबर हो, जिसकी वजह से इंसान की दिलचस्पी, अब देखिए किसी का दिलचस्पी वाला जहानत अगर ज़्यादा होगा तो उसकी दिलचस्पी किसी चीज़ में, रुझान रवैयों में फ़र्क पाया जाता है, किसी में कम होगा, किसी में किसी चीज़ के लिए ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ कहा गया है।
बहैसियत मुअल्लिम यानी एक उस्ताद को हमें इन तमाम जहानतों से वाकिफ होना नहायत ज़रूरी है ताकि हम तलबा को उनकी ज़रूरत के मुताबिक मदद कर सके। तो देखिए इसका मकसद क्या है, इन तमाम जहानत को पढ़ाने का मकसद यह है कि हम बच्चों की जहानत को समझ सकें। इसका क्या मकसद है कि हम बच्चों की जहानत को समझ सके, यानी बच्चों की क्या सोच है। जहानत का मतलब क्या है कि उनकी जहन कैसी है, उनकी सोच कैसी है, उसको हम समझ सके और उसके मुताबिक हम अपने आप में बदलाव ला करके बच्चों की मदद कर सके। ठीक है, अब ये 9 किस्म की जहानतें कौन कौन सी है। तो सबसे पहला है लिसानी जहानत और लिसानी जहानत, दूसरा है मंतकी रियाजियत जहानत। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में लास्ट में एक अहम पॉइंट भी है, उसको हम लोग देखेंगे। जबान की अफजाइश और इस्तेमाल करने की महारत जो है वो लिसानी महारत है, यानी जबान लैंग्वेज सीखने से मुताल्लिक जो महारत है वो क्या है, लिसानी जहानत है। ठीक है, तो ये जहानत क्या है, शायर में ज्यादा पाया जाता है। अब जिसमें ये जहानत ज्यादा पाया जाएगा वो खास तौर से क्या होते हैं, शायर होते हैं, मुसन्निफ होते हैं, मुकर्रिर होते हैं, सहाफ़ी होते हैं। तो इन लोगों में क्या है, लिसानी जहानत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि पहला जहानत कौन सा है, लिसानी। इसको याद कर लीजिएगा, 9 का 9 है। ठीक है, तो पहला है लिसानी जहानत, दूसरा है मंतकी रियाजियत का जहानत। ठीक है, इसी तरह से तीसरा है मकानी जहानत, मौसीकी जहानत, जिस्मानी एहतसाबी जहानत, फिर बैनुल अफरादी जहानत, फितरी जहानत, वजूदियाती जहानत। ये तमाम जहानत क्या है, 9 किस्म की जहानत है। तो इसमें हम आपको दिखा दे रहे हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा, नोट्स ले लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, वो बेहतर होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि लिसानी जहानत किस में ज़्यादा पाया जाता है, ये शायर में, मुसन्निफ में, ठीक है, मुकर्रिर में और सहाफ़ी वगैरह में ये जहानत ज़्यादा है। देखिए ये फिक्स नहीं है कि सिर्फ इसी 4 में पाया जाएगा, नहीं, बल्कि इन चारों में, इन लोगों में क्या है, ज़्यादा लिसानी जहानत पाया जाता है। ये चीज़ आपको पहले ही बताया गया कि जहानत के एतबार से क्या है, फ़र्क पाया जाता है कि किसी में कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है। तो ज़्यादा जो है ये जहानत यानी लिसानी जहानत ज़्यादा किस में, शायर में, मुसन्निफ में, मुकर्रिर और सहाफ़ी, इन तमाम लोगों में क्या है, ज़्यादा लिसानी जहानत पाया जाता है। बात समझ में आ गया। इसका ये मतलब नहीं है कि इनके अलावा किसी में नहीं पाया जाता है, बल्कि कम पाया जाता है। ठीक है, मंतकी रियाजियत जहानत, ये दूसरा नंबर का है। लॉजिकल मैथमेटिकल क्या है, इंटेलिजेंस। इस लफ्ज को ही देखकर आप समझ रहे हैं कि लॉजिक वाली बात होगी, मैथमेटिक्स की बात होगी इसमें। ठीक है, ये जहानत क्या है, साइंटिफिक सोच। जिन लोगों का सोच क्या होता है, साइंस के नज़रिए का होता है, उनके अंदर क्या है, इस तरह की जहानत पाई जाती है। और ये नाम से आप समझ सकते हैं कि लॉजिकल का मतलब ये होता है कि तरह तरह से सोचना, लॉजिक लगाना। ठीक है, मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, रियाजियत यानी हिसाब किताब करना। तो जाहिर सी बात है, साइंटिफिक सोच के जो लोग होंगे वो इस तरह के ही लोग होंगे, लॉजिकल सोचने वाले होंगे, हिसाब किताब करने वाले होंगे और मसला का हल करने की महारत रखते होंगे। ठीक है, शतरंज का खिलाड़ी, शतरंज आपने खेला होगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेस कहते हैं। चेस आपने खेला होगा, तो उसमें क्या होता है, चाल चलना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ये अभी बताने की चीज नहीं है, 8-8 घर होता है, लेकिन फिर भी तो इसमें तरह तरह से चाल चला जाता है, कोई सामने, कोई आरा तिरछा, कोई चारों तरफ। तो ये चीज है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं शतरंज खेलने वाले, तो उनके अंदर क्या है, ये सोच वाली जहानत, लॉजिकल मैथमेटिकल जहानत जो है, इंटेलिजेंस, इन लोगों में ज्यादा पाया जाता है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, उसके अलावा साइंसदान लोगों के बारे में, कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो कंप्यूटर को चलाने वाले होते हैं, जो प्रोग्राम बनाने वाले होते हैं। ठीक है, माहिर शुमारियात यानी गिनती के माहिर जो होते हैं, उनके अंदर यह मंतकी रियाजियत ज्यादा पाई जाती है। उसके अलावा तीसरी जहानत क्या है, मकानी जहानत। जहानत की यह किस्म मकानी तफहीम, यानी मकान का मतलब ही होता है घर, घर को समझने के लिए, नक्शे को समझने के लिए खास तौर से, और नजरी तस्वीर की तश्कील से ताल्लुक रखती है। मकानी का मतलब आप देखिए, आप सिर्फ लफ्ज याद कर लीजिएगा तो आप इसके बारे में भी बता सकते हैं। मकानी का मतलब मकान से ले लीजिए, मकान का नक्शा बनाना। ठीक है, नजरी तस्वीर बनाना यानी जमीन वगैरह की तस्वीर बनाना। ये सब क्या है, किस में पाया जाता है, मुसव्विर का मतलब होता है मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला। इंजीनियर में पाया जाता है, पायलट में पाया जाता है, मल्लाह, आर्किटेक्ट, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर वगैरह में पाया जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, समझ में आ गया कि मकानी जहानत किन किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है। उसके अलावा जिस्मानी एहतसाबी जहानत है। इस जहानत का ताल्लुक जिस्मानी हरकत और तगय्युर पज़ेरी से है। यह जहानत तवाज़ुन, लचक और तालमेल पैदा करती है।
जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक का मतलब क्या है, जो जिम में जाने वाले लोग, कसरत करने वाले लोग, ठीक है। खिलाड़ी, रक्कास यानी नाचने वाला, ठीक है। उसके अलावा एथलीट्स, पायलट्स, डांसर, गुलकार, अदाकार, इन तमाम लोगों में क्या है, जिस्मानी एहतिसाबी, यानी कि इस ज़हानत में क्या होता है कि जिस्म का इस्तेमाल करने के लिए कंट्रोल होता है, ज़हानत पर होता है, ठीक है। इस किस्म की ज़हानत ज़्यादा होती है किसमें, इन तमाम में, जिम्नास्टिक में, खिलाड़ी में, रक्कास में, इन तमाम लोगों में जिस्मानी एहतिसाबी ज़हानत ज़्यादा पाई जाती है। उसके अलावा है मौसीकी ज़हानत, म्यूजिकल। मौसीकी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, सिंगर के बारे में इसमें बात होगी, ठीक है। तो मौसीकी का मतलब क्या होता है, मौसीकी किसको कहते हैं गाने को कहते हैं, ठीक है। धुन को कहते हैं, सिंगिंग को कहते हैं, ठीक है। तो मौसीकी लय और धुन के तई हसासियत मौसीकी ज़हानत कहलाती है। तो ये ज़हानत किस से रिलेटेड है, मौसीकी से रिलेटेड है, यानी सॉन्ग से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ जाहिर सी बात है कि इन्हीं लोगों में पाया जाएगा जो मौसीकी से रिलेटेड हो, जो नज्म पढ़ते हो, गाने गाते हो, या फिर इस तरह से कुछ गाने वाले हों, ठीक है। तो इन लोगों में ये ज़हानत ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें है मौसीकीकार, गुलकार और शायर वगैरह इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद बैनुल अफरादी ज़हानत यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो होता है, वो दूसरे लोगों की ज़बान, हरकत और रवैयों के समझने की सलाहियत, उनके अंदर उनके तय हसासियत बैनुल अफरादी ज़हानत कहलाती है। देखिए कुछ लोग होते हैं जो हमेशा लोगों के दरमियान रहते हैं, इसके बरअक्स यानी इसके उल्टा कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। तो वो क्या होता है, वैसे लोग जो माहौल में या लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो लोगों की बातों को समझते हैं, उनके ज़बान पर क्या होता है, लोगों से बात करने का तरीका होता है, उनका रवैया अलग होता है। तो इस तरह की ज़हानत उन्हीं लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, और ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों के दरमियान रहते हैं, जिसमें होता है काउंसलर है, सियासतदान है, सामाजिक कारकुन यानी समाज में काम करने वाले लोग हैं। तो इन लोगों में क्या है, बैनुल अफरादी ज़हानत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये सब चीज़ आपको 2-4 मरतबा रिवीजन करने की चीज़ है, ठीक है। उसके बाद होता है बैनुल ज़ाती ज़हानत, अपने ज़ाती जज्बात, तरगीब और ख्वाहिशात के तय बेदार होना बैनुल अक़वामी ज़हानत कहलाता है। इस ज़हानत के बुनियाद पर ही इंसान में खुद एतमादी और नज़्म व नस्क पाया जाता है। किसके बुनियाद पर, इंट्रापर्सनल, एक था इंटरपर्सनल यानी लोगों के दरमियान, और एक है इंट्रापर्सनल जो अलग, मतलब खुद के बारे में इसमें बात होती है। तो इसमें क्या है, खुद एतमादी आता है, इसके वजह से, किसके वजह से, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की वजह से। इंटरपर्सनल में क्या होता है कि लोगों के दरमियान बातचीत करने का जो इंटेलिजेंस होता है वो फ़रोग़ पाता है, ठीक है। किसमें, बैनुल अफरादी में। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, बैनुल ज़ाती और बैनुल अफरादी, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है फितरी ज़हानत, कुदरती माहौल के तय हसासियत फितरी ज़हानत कहलाती है। ऐसे लोग परिंदों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों के तय दिलचस्पी रखते हैं, जिसमें शिकारी है, काश्तकार है, सयाह है, माहिर हैवानात है, माहिर नबातात है। यानी कि ये लोग जो हैं क्या होते हैं, जानवरों, परिंदों, कीड़ों मकोड़ों और इसके अलावा पेड़ पौधों के तय क्या होते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, इनके तय क्या होते हैं, हसास होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फितरी ज़हानत ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद हमारा आखिरी ज़हानत क्या है, वजूदियाती ज़हानत। इसमें क्या होता है, इस ज़हानत का ताल्लुक उन सवालों से जिनका जवाब मादी दुनिया में बराह रास्त नहीं मिल पाता है। मादी दुनिया का मतलब क्या होता है, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब है कि वो दुनिया जिसे हम देख पाते हैं, ठीक है। जिसमें आपको बताया गया था कि कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया था शुरू के क्लास में ही, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। तो कंक्रीट के बारे में बताया गया था वो चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ इनके बारे में हम बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो वही कंक्रीट के बारे में बात हो रही है, मादी दुनिया में बराह रास्त नहीं मिल पाता। जैसे दुनिया क्यों बनी, अब हम इसे किसी चीज़ के जरिए तो नहीं समझा सकते हैं कि क्यों बनी, इसके बारे में सिर्फ हम बात कर सकते हैं, ठीक है। हम दुनिया में क्यों आए, इसके बारे में हम सिर्फ बात कर सकते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल नहीं किया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता है। समाज में मसाइल क्यों हैं, कोई मसला है तो उसका हल तो है, लेकिन क्यों है इसके बारे में हम सिर्फ बता सकते हैं। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं, इसके बारे में हम कोई प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए आखिर में एक पॉइंट, बहुत ही अहम पॉइंट है कि गार्डनर के मुताबिक, चूंकि गार्डनर ही ने 1980 में और फिर 2000 में दिया था, 2000 में ये क्या है, 9 जहानत जो दिया था वो 2000 में दिया था। तो गार्डनर के मुताबिक स्कूल उमूमन क्या होता है, शुरुआती 2 जहानतों की नशोनुमा करते हैं। शुरुआती 2 जहानत कौन कौन से थे? सबसे पहला जहानत था लिसानी जहानत, ये था सबसे पहला, क्या था, लिसानी जहानत था। और उसके बाद दूसरा क्या था, मंतकी रियाजियत जहानत था, यही था ना, मंतकी रियाजियत जहानत, रियाजियत जहानत, इसको क्या कह रहे थे हम अंग्रेजी में, जहानत। इसको हम क्या कह रहे थे, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कह रहे थे। और लिसानी जहानत को क्या कह रहे थे, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कह रहे थे। तो इन दोनों जहानत की बात की है, इन दोनों जहानत के बारे में कहा गया है कि स्कूल में क्या होता है, उमूमन इन दोनों जहानतों पर ही तवज्जो दी जाती है और इसी की नशोनुमा की जाती है। इसमें कहा जाता है कि जिन बच्चों में ये दोनों जहानतें ज्यादा होती है वो स्कूली तालीम में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, दीगर जहानतें रखने वाले तलबा नाकाम करार दिए जाते हैं। अगर ये दोनों जहानत नहीं है तो वो नाकाम करार दिए जाते हैं। खास तौर से ये स्कूल में होता है, मदरसों में होता है। हमें इस नजरिए को बदलने की जरूरत है। कहने का ये मतलब है कि सिर्फ इन दोनों जहानत को रखने वाले ही तलबा कामयाब होना जरूरी नहीं है, कामयाब होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही दोनों जहानत वाले तलबा कामयाब हो, बल्कि हो सकता है ऐसे बच्चे जो जिनके पास ये 2 जहानत कमजोर है या कम है, तो दूसरी जहानतों में तो वो अच्छा हो सकते हैं। किसी न किसी जहानत में बच्चा अच्छा होता ही है, तो उसके लिए वो फील्ड बेहतर है, उस फील्ड में वो अच्छा बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं, अपना नाम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं उसमें। तो यही चीज कहा गया कि हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है कि बच्चों के अंदर अगर ये 2 जहानत होगी यानी बेहतर होगी तभी अच्छा कर पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि ये दोनों जहानत नहीं भी होगी या कम होगी तो भी बच्चा अच्छा कर सकता है दूसरे फील्ड में। ठीक है, इसी चीज को कहा गया कि दिगर जहानत रखने वाले तलबा नाकाम करार दिया जाते हैं। हमें इस नजरिया को बदलने की जरूरत है। हर बच्चा खास है और हमारे लिए काबिल कबूल है। किसी भी बच्चा को हम नाकाबिल नहीं कर सकते, यानी कि हम उससे क्या करते हैं, वापस नहीं कर सकते हैं, तालीम न देने का नहीं सोच सकते, बल्कि हर बच्चे की अपनी अपनी खासियत है, उसको तालीम देना है। और अगर वो एक हल्का में यानी एक लिसानी जहानत में क्या है बेहतर कारकर्दगी नहीं दे पा रहा है तो यकीनन वो किसी दूसरे हल्के में आगे होगा। इस सच्चाई को कबूल करने की जरूरत है। तो ये 9 जहानत जो है इसमें जरूरी नहीं है कि इन दोनों में ही सही हो तभी वह बच्चा पढ़ पाएगा, नहीं, बल्कि किसी दूसरे जहानत में भी वो बेहतर कारकर्दगी कर सकता है, बेहतर रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को हमें देखना है, समझना है और इस पर हमें क्या करना है, बच्चों की क्या करना है, तालीम देना है कि हाँ अगर वो किसी जहानत में कमजोर है तो हो सकता है कमजोर हो, लेकिन दूसरी जहानत में तो अच्छा होगा ही। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें तो हमारा टॉपिक है ज़बान और दस्तूर हिंद। ये हमारा आखिरी टॉपिक है आज का। अब हमें ये बताइए सबसे पहले कि ये जो 2 टॉपिक आपको पढ़ाया गया, सबसे पहले समावेशी शिक्षा, क्या उसमें किसी को आप परेशानी है? उसके बाद बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ाया गया यानी तकसीरी जहानत का नजरिया पढ़ाया गया। उसमें भी अगर किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। हाँ, उसमें हो सकता है कि अभी याद ना हुआ हो, लेकिन आप जब 2-3 बार अच्छे से रिवीजन करेंगे, खास तौर से इस 9 लफ्ज को अगर आप याद कर लेंगे जिसमें क्या क्या था, लिसानी जहानत था, मुंतकी रियाजियत का जहानत था, मकानी जहानत था, मौसीकी जहानत, और इस तरह से जिस्मानी एहतिसाबी जहानत, फिर बैनुल अफरादी था, फिर उसके बाद फितरी जहानत था, वजूदियत का जहानत था। ये सब तमाम जहानत को क्या करना है, आप सिर्फ याद कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। बाकी तो समझना तो आसानी समझा दिया गया है और उसको याद कर लीजिएगा तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए ज़बानें और दस्तूर हिंद। दस्तूर हिंद का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में ज़बान के बारे में क्या कहा गया है उसको देखते हैं हम। यूनियन की सरकार यानी कि जो मरकज में है, जो सेंट्रल है सरकारी जबान जो है, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। आर्टिकल 343 के मुताबिक, किस आर्टिकल के मुताबिक, 343 343, इसके मुताबिक क्या है, देवनागरी रस्मुल खत में लिखी हिंदी जबान को मरकज की सरकारी जबान करार दिया गया है। यानी सेंट्रल लेवल पर
हिंदी को क्या है, सरकारी जबान करार दिया गया है। क्या, सरकारी जबान सेंट्रल लेवल पर हिंदी को मिला हुआ है। किसमें, आर्टिकल 343 में। ये बात समझ में आ गया, सरकारी जबान दिया गया है। इस चीज को, इस लफ्ज को याद रखिएगा, ठीक है। अंग्रेजी को आइन लागू होने के यानी 1950 के बाद 15 साल तक के लिए मुआविन सरकारी जबान का दर्जा दिया गया। यानी कि अंग्रेजी को क्या किया गया, 15 साल यानी 50 से अगर हम बात करें 1950 से 15 साल, तो 1965 तक क्या है, मुआविन का मतलब होता है असिस्टेंट यानी सहायक लैंग्वेज के बारे में, मतलब सहायक लैंग्वेज का हक इसको दिया गया, दर्जा दिया गया। किसको, अंग्रेजी को। कब तक के लिए, 1965 तक के लिए, ठीक है। उसके बाद 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया। कब, 1963 में। तो इस चीज को आपने याद कर लिया कि सबसे पहले क्या है, हिंदी सेंट्रल है, सेंट्रल तौर पर उसको क्या है, सरकारी जबान बताया गया है। उसके बाद और कहां बताया गया, आर्टिकल 343 में। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या था अंग्रेजी के बारे में कि 1950 से 1965 तक के लिए क्या है, सहायक लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को रखा गया। कब, 1965 तक के लिए। लेकिन 1963 में यानी 2 साल पहले, यानी 13 साल के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना, जिसके जरिए क्या है, अंग्रेजी को यह दर्जा मुस्तकिल दे दिया गया, यानी हमेशा के लिए दे दिया गया, ठीक है। 1963 में अंग्रेजी को हमेशा के लिए एक क्या है, सहायक लैंग्वेज के तौर पर दर्जा दे दिया गया। तो ये चीज समझ में आ गया। कब, 1963 में, हमेशा के लिए परमानेंट हो गया ये। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। उसके बाद है सूबों की सरकारी जबान। आर्टिकल 345 में सबसे पहले कौन सा था, आर्टिकल 343 था। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 345 के मुताबिक सूबे की कानून साज असेंबली में बोले जाने वाली किसी एक जबान या एक से ज्यादा जबान को सरकारी जबान के तौर पर इख्तियार की जा सकती है। कहने का यह मतलब है कि आर्टिकल 345 के अंदर यह बताया गया कि किसी सूबे में, अगर किसी सूबे में क्या है, वहां की सरकार ये कर सकती है कि अपने सूबे में जो जबान बोली जा रही है उसको सरकारी जबान बना दे उस सूबे की, ठीक है। आप चाहें तो एक से ज्यादा जबान को भी सरकारी जबान बना सकते हैं। जैसे कि बिहार में क्या है, हिंदी है, उसके बाद दूसरी जबान जो है वो उर्दू है ना। तो इस तरह से 2 सरकारी जबानें हैं। तो दूसरी सरकारी जबान क्या है, उर्दू है। ये चीज कहां कहा गया, आर्टिकल 345 में। उसके बाद तीसरी बात एक आती है, कौमी जबान किसे कहते हैं। हम हिंदी को कौमी जबान मानते हैं, लेकिन आईन में, हिंदी को हम मानते तो हैं कौमी जबान, लेकिन आईन में, संविधान में कौमी जबान के ताल्लुक से कुछ नहीं कहा गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि संविधान में कुछ नहीं कहा गया है कौमी जबान से रिलेटेड, ठीक है। आर्टिकल 351 के मुताबिक मरकज को हिंदी की तशहीर और फरोग के लिए काम करना है। यानी सेंट्रल लेवल पर क्या करना है, हिंदी के फरोग के लिए तो काम करना है, लेकिन हिंदी को क्या है, कौमी जबान का दर्जा नहीं दिया गया। हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसे किसी आर्टिकल में या कहीं भी नहीं बताया गया है कि हिंदी कौमी जबान है। बल्कि 351 यानी आर्टिकल 351 में ये कहा गया है कि हम हिंदी को क्या करें, हिंदी के फरोग के लिए काम करें, हम उसके बका के लिए हम काम करें, लेकिन कहीं भी कौमी जबान नहीं कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा आईन हिंद